वेलकम अगेन इन दिस ट्यूटोरियल सी एस मास्टर। मैं हूं संदीप, आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप हमारा प्रीवियस पहले वाला टॉपिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, उस वीडियो को आप अवश्य देख लें। जिसका हमने आपको लिंक दे रखा है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक के बारे में समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है मेनली, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक तीसरा भी होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? ये जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है यूजर के लिए, जहाँ पे यूजर क्या करता है, एप्लीकेशन को यूज करता है। और एप्लीकेशन को यूज करता है तो एप्लीकेशन कहाँ रन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये सारी कंट्रोलिंग, जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यानी जितने भी हार्डवेयर्स हैं, सबका ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आप सिंपली सिर्फ एप्लीकेशन पे बैठे जो है आप उसको यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सब आपको कंट्रोल करके सब आपको ईजिली यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, चलिए चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड सुपरवाइज द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। आपने देखा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरवाइज द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या करता है, हम लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कराने का फैसिलिटी भी देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म का मतलब बिल्कुल उसी तरीके से समझ लीजिए, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के लिए प्लेटफॉर्म क्या है? अर्थ है। हम अर्थ पे हैं। अर्थ अगर अभी एक इमेजिन करिए अर्थ ना हो तो फिर हम कहाँ होंगे? उसी तरीके से कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, वही उसका कोर होता है। और अगर वो प्लेटफॉर्म ना हो तो हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे हम इनपुट की एक्टिविटी करते हों, चाहे हम आउटपुट की एक्टिविटी करते हों, चाहे हम प्रोसेसिंग करते हों, जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब एक्टिविटी बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फिलहाल अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो ये आपके पास नोट्स है सामने, आप इसको देख सकते हैं। तो क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम is an interface between user and hardware. Okay, it provides the platform to execute the applications. It control all input and output devices. ठीक है, and every activities whatever we do. ठीक, तो this is the operating system. अब समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली कौन कौन सा काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट मेन जो वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य 4 हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। उसको प्रोसेसर को आप प्रोसेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है। दिस डील विथ मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. The operating system take care of allotment of CPU time to different processes. This is called scheduling. CPU टाइम को का अलॉटमेंट करना, कब उसको कौन सा काम करना है, उसका टाइमिंग का शेड्यूलिंग करना क्या कहलाता है? शेड्यूलिंग कहलाता है। उसका टाइम का जो CPU मतलब प्रोसेसर की बात की जा रही है यहाँ पे। टेक केयर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ CPU टाइम टू डिफरेंट प्रोसेसेस। ढेर सारे जो हम प्रोसेसेस, ढेर सारे जो हम प्रोग्राम्स रन कराते हैं, उसके लिए टाइम अलॉटमेंट करना ही शेड्यूलिंग कहलाता है। टाइम शेड्यूलिंग दो तरीके का होता है। जो शेड्यूलिंग हम लोग करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो दो तरीके का होता है। एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होता है, एक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होता है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये प्रोसेस मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें वो शेड्यूलिंग करता है, उसकी टाइमिंग का अलॉटमेंट करता है। किसके लिए? प्रोसेसेस जो देते हैं हम लोग उसके लिए टाइम शेड्यूलिंग करता है। और ये दो तरीके का होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ईच टास्क इज गिवन CPU टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी असाइंड टू द टास्क दैट टास्क। द प्रोग्राम
with higher priority will given CPU time before a program is lower priority। मतलब यहाँ पे ये है कि आप कभी कभी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ काम को प्रायोरिटी ज़्यादा सेट कर देता है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे देता है उसको, उसकी प्रायोरिटी हाई कर देती है। तो वो क्या करता है कि जो इसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको पहले एग्जीक्यूट कराने का काम करता है, ठीक है। जिसकी प्रायोरिटी लो होती है उसको बाद के लिए छोड़ देता है। द CPU एग्जीक्यूट द टास्क टिल इट इज कंप्लीटेड और देयर इज सम इंटरप्रेट रिक्वेस्ट। वो तब तक चलता है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसका एग्जीक्यूशन तब तक चलता है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए या कोई इंटरप्ट न कर दे, उसको रोक न दे, तब तक वो चलता रहता है। ये है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यानी जिस प्रोसेस को प्रायोरिटी हाई होगी उसको उसका एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन भी फास्ट होगा। नेक्स्ट, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। दिस टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक इज नोन एज टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग। इन दिस each programmer task is given a fixed amount of time to execute. The CPU continue with the execution till either the allotment time is over or there is some interrupt request or the task is completed before allotment time. If the task is not completed at the end of the allotment time, it is put at the end of the sequence. यहाँ पे राउंड रॉबिन में क्या है, ये टाइम शेयरिंग कर देता है। आप मान लीजिए 2 से 3 या 4 प्रोसेसेस एक साथ कंप्लीट कर स्टार्ट कर दिए, 2 से 3 प्रोग्राम दे दिए आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको वो क्या करता है, फिक्स टाइम दे देता है कि इसको इतने समय में एग्जीक्यूट करना है। वो उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। और एक चीज़ और होता है कि जिसे जितने भी हमने प्रोग्राम दिए हुए हैं, जो आप जितने भी प्रोसेसेस हमने दिए हुए हैं, वो टाइम सबको शेयर कर देता है, सबको एक साथ एग्जीक्यूट कराने का कोशिश करता है और बारी बारी सबको टाइम देता रहता है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रॉबिन में अलग है। प्रायोरिटी में जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको एग्जीक्यूशन पहले फर्स्ट होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम शेयरिंग कर देता है डिफरेंट प्रोसेसेस में, ठीक है। ये है राउंड रॉबिन आपका शेड्यूलिंग। दूसरा जो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर एंड द अटैच्ड डिवाइसेस एंड मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन देम एंड द CPU। देखो, डिवाइस का मतलब जो भी डिवाइस हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ, उसको वो उसके साथ कम्युनिकेशन और उसकी मेंटेनेंस दोनों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दिस इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द CPU प्रोसेसर स्पीड इज मच बिगर दैन दैट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इट इज इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द CPU टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम एम्प्लॉय द 2 टेक्निक्स। देखिए, इन सबको कम्युनिकेशन के दौरान वो 2 टेक्निक यूज करता है ताकि वो ऑप्टिमाइज कर सके जो है CPU के टाइमिंग को। तो वो दो टेक्निक कौन कौन से हैं, बफरिंग और स्पूलिंग, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको ये समझना था कि एक्चुअली हम समझ रहे थे ये कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फंक्शन का एक रूप ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी है कि वो डिवाइस को भी मैनेज करता है। डिवाइस में कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। प्रोसेस तो मैनेज करता ही है। तो कुल मिलाकर के जितनी भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में अटैच होता है सबको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। चलिए समझ लेते हैं कि बफरिंग क्या है। इन दिस टेक्निक द टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेटा इज डन इनटू बफर एंड आउटपुट बफर। इस टेक्निक में क्या होता है, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेटा, जो हम इनपुट करते समय या आउटपुट लेते समय जो डेटा होता है उसकी बफरिंग हो जाती है। एक टेम्पोररी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, उसी को वो इनपुट बफर और आउटपुट बफरिंग बोलता है। वंस द सिग्नल ऑफ इनपुट और आउटपुट इज सेंट to or from the CPU respectively, the operating system through the device controller move the data from input device to the input buffer and the output device to the output buffer। बफरिंग का मतलब टेम्पोरली डेटा को स्टोर करना। अगर इनपुट करते समय डेटा स्टोर हो रहा है तो इनपुट के टाइम इनपुट बफरिंग हो जाएगा। अगर आउटपुट करते समय डेटा का बफरिंग हो रहा है या स्टोर किया जा रहा है तो उसको आउटपुट बफरिंग का। लेकिन ये भी कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। स्पूलिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन भी कहते हैं। दिस इज अ डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट
तो स्पूलिंग में क्या है, दिस इज अ डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट टास्क ऑन द सेम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, दिस इज अ डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट टास्क ऑन द सेम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, say for example there are various users on a network sharing the same printer. At one point of time more than one user might give print command. This speed of printer is very slow as compared to the CPU processing. So the operating system temporarily stored the data of every user on the hard disk of computer to which the printer is attached. The individual user needs not wait for printing process to be complete. अब देखो ये बात स्पूलिंग का बात इस तरह समझो जैसा इसमें बताया गया है। अब मान लीजिए नेटवर्क में 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 कंप्यूटर पे अलग अलग काम कर रहे हो, लेकिन सभी को एक ही प्रिंटर यूज करना है। अब सभी लोग अगर एक साथ दे देंगे इंस्ट्रक्शन प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंटर के पास जो उसका इंटरनल जो मेमोरी है इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए वो बहुत कम पड़ जाएगा और वो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, एक साथ अगर उसको मिल जाएगा तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आ जाता है कि वो क्या करता है, सबका इंस्ट्रक्शन एक टेम्पोररी मेमोरी में ले लेता है। ठीक है, और लेने के बाद बारी बारी करके उनका वर्क कराता है जितने लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है प्रिंट करने का। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रिंटर के ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ता, प्रिंटर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अपना काम कर देता है। इसी प्रोसेस को ये जो वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसी को बोलते हैं स्पूलिंग बोलते हैं। अगर स्पूलिंग ना हो तो उसके केस में क्या होगा, प्रिंटर पे क्या हो जाता, प्रिंटर पे प्रेशर हो जाता, वो क्या करता, स्लो हो जाता या हैंग कर जाता, दो में से एक काम होता। क्योंकि एक साथ इंस्ट्रक्शन जब मिल जाएंगे तो वो डेटा को इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलग से मेमोरी क्रिएट करके वो सारे इंस्ट्रक्शन को रख लेता है और बारी बारी करके प्रिंटर को देता रहता है और वो अपना प्रिंटर काम सबका एक साथ कर देता है। इसको बोलते हैं स्पूलिंग। नेक्स्ट जो वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मेमोरी मतलब जो स्टोरेज की बात की जा रही है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर में जो स्टोरेज है उसका भी मैनेजमेंट किया जाए, उसका भी रखने का, डेटा रखने का एक सीक्वेंस तैयार किया जाए, उसका मेथोडोलॉजी होना चाहिए। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है मेमोरी मैनेजमेंट का। इन ए कंप्यूटर बोथ द CPU एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस interact with the memory. When a program need to be executed, it is loaded onto the main memory till the execution is completed. Thereafter, the memory space is freed and is available for other program. जब जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे कोई काम करने के लिए कंप्यूटर को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंस्ट्रक्शन को, डेटा को मेमोरी में स्टोर कर देगा और फिर जब काम कंप्लीट तो मेमोरी को फ्री कर देगा। फिर से वो दूसरे प्रोग्राम के लिए क्या करेगा, काम करने के लिए तैयार रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम तब आता है जब हम एक साथ ज़्यादा दे देते हैं प्रोसेस एक साथ करने के लिए, या हमारे पास जो रैम है यानी प्राइमरी मेमोरी जो है वो कम हो और हमारे जो हम प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं उसका साइज बड़ा हो। तो उसके लिए कौन कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, वो टेक्निक्स हैं पार्टीशनिंग एंड वर्चुअल मेमोरी का। टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर पार्टीशनिंग एंड वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या होता है, कब होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए दो टेक्निक यूज किया था, पार्टीशनिंग एंड वर्चुअल मेमोरी। तो पार्टीशनिंग क्या है, द टोटल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्टीशंस ऑफ सेम साइज और डिफरेंट साइज। दिस हेल्प टू एकोमोडेट नंबर ऑफ प्रोग्राम इन द मेमोरी। वो क्या करता है कि पार्टीशन कर देता है। तो अब आप कई प्रोग्राम अगर एक साथ दोगे तो वो क्या करेगा, अलग अलग जो पार्टीशन पे अलग अलग प्रोग्राम को वो जगह दे देता है और काम बड़े आसानी से हो जाता है। तो ये तो तब होता है जब हम ढेर सारे प्रोसेसेस एक साथ दे देते हैं। तो वो क्या करता है, जो हमारा एक्चुअल मेमोरी है, जो हमारा मेन मेमोरी है, उसको पार्टीशन कर देता है और पार्टीशन करके क्या करता है कि सभी को एक साथ एक जगह अलॉट कर देता है, अलग अलग पार्टीशन में जगह अलॉट कर देता है। वो अपना काम करता है, धीरे धीरे करके सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम तब आता है जब हमारा प्रोग्राम ज़्यादा साइज का हो
और हमारे पास मेन मेमोरी कम हो, तब उस केस में ज़रूरत पड़ता है वर्चुअल मेमोरी का। अब सपोज जैसे कि आपके पास 4 GB का प्रोसेसर वो है, प्रोग्राम है, और लेकिन आपके पास मेन मेमोरी 2 ही GB हो, तब उस केस में कैसे 4 GB को हम एग्जीक्यूट कराएंगे? तब उस केस में क्या करते हैं, जो हमको इंस्ट्रक्शन मिला, जो हमको प्रोग्राम मिला है एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर उसका साइज बड़ा है तो उसका पार्टीशन करके दिस इज द टेक्निक यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्चू of which the user can load the program which are larger than the main memory of the computer. In this technique, the program is executed even the complete program is not loaded onto the main memory. जो मैं आपको बताया, the operating system divides the main memory into equal size and called phases. ठीक है, इक्वल साइज में वो कर दिया, क्या करेगा, मेन मेमोरी को डिवाइड कर देगा। अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम रिसाइड इन द मेन मेमोरी, ठीक है, and it is called the active set. The rest is the secondary storage device in the form of track and sector. करता क्या है कि जब पार्टीशन कर देगा, जो हमारे जिससे हमने जो प्रोग्राम को मिला हुआ है उसको पार्ट करके क्या करेगा, जो है अलग अलग पेजेस में वो हम लोग देते चले जाएंगे और एग्जीक्यूशन होता चला जाएगा। इसी को लोग वो वर्चुअल मेमोरी इसीलिए बोल रहे हैं कि था साइज कम लेकिन वो बड़े साइज के डेटा को यूज कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसने उसको क्या किया, जगह दिया। कम जगह होने के बावजूद भी, कम स्पेस होने के बावजूद भी उसने उस प्रोग्राम के लिए जगह क्रिएट किया। और आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये 2 ही GB था तो 4 GB का कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया, तो ये आपका है तो अभी भी 2 GB, लेकिन वो 4 GB के भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहा है वर्चुअली। वर्चुअल मतलब क्या होता है, अनरियल, होता नहीं है लेकिन लगता है कि हो रहा है, ऐसा होता भी है ऐसा कि 4 बड़े प्रोग्राम्स को हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करा लेता है, जबकि हमारा मेन मेमोरी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। चौथा जो हमारा जो वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है फाइल मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द फाइल्स, फोल्डर्स एंड डायरेक्टरी सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर। अब देखो बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोग फाइल्स बनाते हैं, जो हम लोग फोल्डर्स बनाते हैं, तो उसका भी एक मैनेजमेंट हो। तो ये सब मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, फाइल का मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक फाइल एलोकेशन टेबल या उसको फाइल को मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग पैटर्न से वो करता है। ठीक, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की है। साथ ही साथ केवल इतना ही नहीं रखता है, वो पूरी अकाउंटेबिलिटी भी रखता है। फाइल को कब बनाया गया, किसने बनाया, कितनी साइज का बनाया गया, इसको कब मॉडिफाई किया गया, ये सारा डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है जब फाइल को मैनेज कर रहा होता है। तो ये हो गया आपका 4 काम हैं जो कि आपने देखा कि कौन कौन सा काम है। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि प्रोसेसिंग को मैनेज करता है। आप जो भी काम देते हो उसको समय देना, उसको जो है प्रॉपर जो है समझा, उसमें उसको स्पेसिंग देना और उसको एग्जीक्यूशन कराना, कंप्लीट होना। तो कैसे कराता है, उसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करता है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग करता है। ज़रूरत पड़ने पर जिसको काम पहले कराना है उसको उसकी प्रायोरिटी पहले सेट कर देता है, ज़्यादा से हाई सेट कर देता है, या फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको टाइम शेयरिंग कर देता है। ठीक है ना, तो टाइम शेयरिंग कर देता है, इक्वल टाइम शेयरिंग कर देता है और बारी बारी करके उसको एग्जीक्यूट कराता है, या फिर जैसा ज़रूरत होता है सबको टाइम अलॉटमेंट दे देता है कि भाई इसको इतने समय में एग्जीक्यूट कराना है। दूसरा आपने पढ़ा कि डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारे डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। तीसरा आपने पढ़ा मेमोरी मैनेजमेंट, भाई डेटा को कैसे स्टोर करके रखना है, कहाँ रखना है, ठीक है, कैसे रखेंगे, वो सब चीज़ें। इसमें आपने पार्टीशनिंग और वर्चुअल मेमोरी के बारे में समझा। नेक्स्ट इज़ द फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो भी फाइलें हम फोल्डर्स बनाते हैं तो उसको सही जगह पे रखना, प्लस उसकी अकाउंटेबिलिटी, कब बनाया गया, कैसे, किसने बनाया और कब एडिट किया गया, ठीक है, कितना साइज वो ले रहा है, ये सब चीज़ की अकाउंटेबिलिटी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आज हम लोगों ने ये समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आई होप आप सबको ये टॉपिक बहुत ही हेल्प करने वाला है और आप इससे